हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट पास्ट, फाइंडिंग आउट पास्ट, यानी कि जो पास्ट है और पास्ट्स यानी जो पास्ट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते थे। ये हमने कल पढ़ा। जैसे कि राजा महाराजाओं का जो पास्ट था वो डिफरेंट था, और जो हर्डर्स थे या जो पीजेंट्स यानी किसान थे उनका पास्ट क्या था, डिफरेंट था। मर्चेंट्स व्यापारियों का पास्ट डिफरेंट था। तो सभी के अलग अलग, इसके लिए हमने पास्ट को प्लूरल के रूप में यूज़ किया था, पास्ट्स करके। आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू डेट्स मीन, यानी तारीखों का क्या मतलब होता है। डेट्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं डेट्स को मेंशन करने के लिए BC, AD, BCE, ये जो कुछ वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, इन चीज़ों का मतलब क्या होता है और वाई डू वी यूज़ देम। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इनकी जो है शुरुआत कहाँ से हुई और हम लोग इनको यूज़ क्यों करते हैं और एग्जैक्टली इनका मीनिंग क्या निकलता है। ये सारी चीज़ें हमको इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट डू डेट्स मीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ somebody ask you the date, you will probably mention the day, month and year. Suppose somebody ask you date, कोई अगर आपसे पूछता है कि आज क्या डेट है, तो आप कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहोगे, आज कहोगे 19th है, 19th मई है। फिर आपको डिटेल में पूछेंगे तो बोलोगे 19th मई 2020। ठीक है। अगर आपसे कोई आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो आप क्या कहोगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओगे। सपोज जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहा होगा, 10 जुलाई 2010 या कुछ और, तो आप एक डेट इस प्रकार से बताओगे जिसमें आप डे को मेंशन करोगे, कौन सी तारीख, उसके बाद में कौन सा महीना और कौन सा वर्ष, यानी डे, मंथ एंड ईयर, ये आप उसमें क्या करोगे, बताओगे। तो क्या इतना ही है या इसके आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो हमको सीखने को मिलेगी इस व्हाट डू डेट्स मीन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे, आप ऐसे ही मेंशन करोगे एंड समथिंग, इस प्रकार से आप मेंशन कर सकते हो। आगे देखेंगे, दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ये जो डेट है अभी मैंने आपको बताई, जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1985, ठीक है, 21 जनवरी 1985। तो मैंने आपको ये बताया। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये मेरा क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर है जिसमें जीसस क्रिस्ट के बर्थ की जो डेट है उसको 0 मार्क लिया गया है, उसको शुरुआती डेट कहा गया है, और उसके बाद क्या हो गया, इंग्लिश कैलेंडर शुरू हो गया। तो देखते हैं, These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity। तो सबसे पहले एक और चीज़ साथ साथ में इसमें हम सीख लेते हैं कि जीसस क्रिस्ट कौन थे। जीसस क्रिस्ट वो थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी। जैसे कि आप जानते हो, अलग अलग धर्मों की स्थापना अलग अलग लोग करते हैं, और सिंस हम लोग क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को इसमें अपन चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद पैगंबर साहब ने की। हिंदू धर्म के बारे में आप क्या कह सकते हो, हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, तो उसकी आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने स्थापना करी है, वो एक सनातन है। जैसे सृष्टि की शुरुआत हुई, इस धरती पे पृथ्वी की शुरुआत हुई, वैसे वो शुरू हो गया। जैसे जैन रिलीजन है, जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने करी, है ना। बुद्ध धर्म की स्थापना जो है वो गौतम बुद्ध ने करी। तो इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से जो क्रिश्चियन रिलीजन है, क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, उसकी स्थापना इन्होंने करी थी, जीसस क्राइस्ट ने। तो जो इन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी थी जीसस क्राइस्ट ने, उनके जन्म को ही उन्होंने बेस ईयर मान लिया था। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। आज हम कहते हैं कि 2020,
इसका मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म के 2020 साल बाद में, यानी 2020, उतना साल हो गया इनके जन्म। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी। अच्छा, तो बीसी यूज किया जाता है जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले वाली तारीखों के लिए, यानी जो जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ आज के करीब करीब 2000 वर्ष पूर्व, तो उस समय के डेट को हम लोग अगर 0 मार्क मान के चलते हैं तो उनके जन्म से पहले वाली जो तारीखें हैं उनको हम लोग कहते हैं बीसी, यानी बिफोर क्रिस्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हो बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की वो तारीख है। ठीक है, और उनके बाद में आप कह सकते हो सीई। क्या कह सकते हो? जैसे उनके जन्म के पहले वाली तारीखों के पीछे अगर आप उनके तारीखों के लिए आप अगर बीसी वर्ड यूज करते हो, ठीक है, एज अ सफिक्स, आप बीसी उसमें आप क्या करते हो? सफिक्स यूज करते हो। तो उनके जन्म के बाद वाली तारीखों के लिए, डेट्स के लिए आप यूज करते हो सीई। क्या यूज करते हो? सीई, यानी कि क्रिश्चियन इरा। ठीक है, तो आप उनके लिए ऐसे यूज करते हो। उसके लिए एडी करके एक वर्ड भी यूज किया जाता है, उसका भी आपको हम बताएंगे। उसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो उनके जो जन्म से पहले की जो तारीखें हैं उसके लिए हमको बैकवर्ड यूज किया जाता है। जस्ट अ मिनट। व्हाट हैपेंड टू दिस कैमरा? Okay, there was some technical problem, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स जूम इट फर्स्ट फॉर योर क्लियर पिक्चर नाउ। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on it, यानी उनके आगे क्या लगाया जाता है? BC लगाया जाता है। ठीक है, in this book we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point। तो इसमें हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट को क्या मानते हैं? 2000, यानी 2000 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। लेटर्स विथ डेट्स। लेटर्स विथ डेट्स, BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। हम ऑलरेडी देख चुके हैं BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट, यानी BC किसका मतलब? BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कई बार आप डेट्स के पहले AD वर्ड यूज किया हुआ देखते हो, है ना? 1785 AD, 1785 CE, 1785 AD और 1785 AD और 1785 CE अगर किसी वर्ड के पीछे यूज किया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो जो डेट्स है, अगर AD और CE ये दोनों अगर यूज किया हुआ तो इसका मतलब वो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली डेट है। ठीक है, और अगर BC यूज किया हुआ है तो उनके जन्म से पहले वाली डेट है। ठीक है, तो you will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words. ये जो है दो लेटिन वर्ड्स, stands for two Latin words, यानी ये उनको क्या बोलते हैं? stands for two Latin words को आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि उसका फुल फॉर्म ये होता है एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड यानी कि ये जो अंग्रेज है जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं वो क्रिस्ट को क्या मानते हैं? लॉर्ड मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ईश्वर का वर्ष। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन एज AD 2012, यानी कि आप 2012 को AD 2012 भी लिख सकते हो और CE 2012 भी लिख सकते हो। बोथ आर राइट। Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BCE। ठीक है ना, तो कई बार आपने देखा होगा, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ
सीई और एडी का तो कई जगह आप देखते हो बीसी की स्थान पे क्या लिखा होता है, बीसीई, ई और उसमें आगे ऐड किया गया। क्या है इसका मीनिंग देखते हैं। द लेटर सीई स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड बीसीई फॉर बिफोर कॉमन एरा। ठीक है ना। वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, आज जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं उनमें जो कैलेंडर यूज होता है उसमें कौन सा एरा यूज किया जाता है, क्रिश्चियन एरा यूज किया जाता है। यानी ये आपका जो है जिसको अपन बोलते हैं सीई, ये वाला कैलेंडर यूज किया जाता है। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। और भारत में, इंडिया में भी हम लोगों ने इस प्रकार की जो डेट्स मेथोडोलॉजी है या डेट्स जो लिखने की तरीका है, ये हमने करीब करीब 200 ईयर्स पहले स्टार्ट किया, जब हमारे ऊपर किसका शासन चल रहा था। एज यू नो, हमारे ऊपर उस वक्त अंग्रेजों का यानी ब्रिटिशर्स का शासन था। ठीक है, ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन था। ठीक है, ब्रिटेन, आप ये कह सकते हो इंग्लैंड और ब्रिटेन जो है दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। एक बात आप किसी और क्लास में अपन स्टडी करेंगे आगे चल के, लेकिन आपके लिए इतना बता दूं, ब्रिटेन जो है एक लार्जर कॉन्सेप्ट है और इंग्लैंड वहाँ पे एक देश है, और ब्रिटेन में यूरोप के कुछ देशों को मिला के एक ग्रुप बना हुआ है जिसको अपन ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। एंड समटाइम्स द लेटर्स बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। कई बार, ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता लेकिन रेयरली कई स्थानों पे बीपी करके भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। देयर इज अ वर्क फॉर यू, फाइंड 2 dates mentioned on page 3. Which set of letters would you use for them? आपको पेज 3 पे जाना है। ठीक है, पेज 3 की मैं आपको इसकी जो है पीडीएफ फॉर्मेट में इस पेज की जो है वो आपको मैं इमेज भेज दूंगा, इसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, उसको आप ओपन करके इसमें पेज नंबर मेंशन करे होंगे। आपको पेज 3 पे जाना है और पेज 3 पे आपको जो डेट्स लिखी गई है वहाँ पे जैसे लिखा होगा 3500 ईयर्स या 2500 ईयर्स एगो या 4700 ईयर्स एगो, तो उनको आपको कौन सी डेट फॉर्मेट में लिखना है और क्या लिखना है वो आपको समझना है, और वो आपको लिख के मुझे क्या करना है, वापस भेजना भी। आपकी नोटबुक में वो लिख के मुझे आपको कम से कम आपको 2 डेट्स को आपकी नोटबुक में लिखना है और वो मुझे आपको क्या करना है, वापस मेरे मोबाइल पे मैसेज करना है। मैं चेक करूंगा कि आपका आंसर जो है राइट है या रॉन्ग। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड। एल्सवेयर, एल्सवेयर का मतलब होता है अन्यत्र, यानी एक्स्ट्रा नॉलेज या आप कह सकते हो अन्यत्र चीज़ें हो सकती है जो कुछ और हटकर हो सकती है। अपन इनको भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए, वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेसेस। हमने ये देखा है कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो हार्ड सरफेसेस पे इंस्क्राइब्ड किए हुए होते हैं, कुरेदे हुए होते हुए अंकित किए होते हैं। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, और उनमें से बहुत सारे जो है कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व इंस्क्राइब्ड किए गए थे या कुरेदे गए थे। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, और जो भी इंस्क्रिप्शंस थे उनके अंदर दोनों थे, स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज। स्क्रिप्ट और लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए जो फॉन्ट यूज़ किया जाता है, जो लेटर्स या जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, स्क्रिप्ट कहलाती है। लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। जो चीज़ें लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी वो भाषाएं, यानी जो भाषाएं लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और उनकी स्क्रिप्ट समय के साथ साथ क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, चेंज होती गई। ठीक है, सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड, क्योंकि अब भाषाएं चेंज हो रही है तो जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उनके पूर्वजों ने किस भाषा में क्या लिख कर गए हैं, जो बहुत सालों पहले प्रचलित में किसी कोई भाषा रही होगी या कोई स्क्रिप्ट रही होगी जो आज प्रचलन में नहीं है। तो हम लोग जब आज उनको एक्सकेवेशन में, खुदाई में वो सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं और हमको वो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं हार्ड सरफेसेस पे, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग, एक प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं डेसिफरमेंट। क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट, यानी अज्ञात जो स्क्रिप्ट्स होती, अज्ञात
भाषा और स्क्रिप्ट को पता लगाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट। एक बार फिर से इस वर्ड को आप समझने की कोशिश कीजिए। डेसिफरमेंट का मतलब होता है अननोन स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस को पता लगाने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो भाषा या जो स्क्रिप्ट हमको जिसका ज्ञान नहीं होता है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, और जब हम उसका पता लगाते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को, उस तरीके को हम कहते हैं डेसिफरमेंट। नाउ आप देख सकते हो सिंबल्स दिए गए हैं, देखिए PTOLMIIS, कहीं पे देखिए आप कैट बनी हुई है, कहीं पे स्क्वायर बना हुआ है, कहीं पे हाफ मून बना हुआ है ना। तो इस प्रकार से कुछ बर्ड्स दिए हुए हैं, आपको लॉयन दिया हुआ है, आपको है ना एक फ्लैग दिया हुआ है, बर्ड्स दिए हुए हैं ना, कुछ अलग अलग दिए हुए हैं। इस प्रकार से वो सिंबल्स यूज करते थे अपनी लैंग्वेज को लिखने के लिए। तो इसी को अपन क्या कहते थे, स्क्रिप्ट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। One of the most famous stories of decipherment comes from Egypt country in North Africa where there were kings and queens about 50 years ago। यानी इसी प्रकार की जो डेसिफरमेंट की एक कहानी हमको पता चलती है, कहाँ पे, अफ्रीका में एक देश है इजिप्ट, वहाँ पे करीब 50 साल पहले, सॉरी नॉट 50 साल, करीब 5000 वर्ष पूर्व, कितने कितने वर्ष पूर्व है, 5000 वर्ष पूर्व। तो करीब 5000 वर्ष पूर्व वहाँ पे जो राजा और रानी रहते थे उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, या उन्होंने जो कुछ इंस्क्राइब्ड करवाया था उसको रीड करने का जो एक प्रोसेस था, उसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। हम उसको देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ था और कैसे उसमें उसको स्टडी किया गया, ठीक है ना। तो ये कहानी है, कहाँ 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 से ली गई है, इजिप्ट, जो एक नॉर्थ अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में एक देश है, ठीक है, जहाँ का राजा और रानी के द्वारा इंस्क्राइब करवाया हुआ कुछ लेख मिला, ठीक है, 5000 वर्ष पुराना। और आप जानते हो उसके बारे में किसी को पता नहीं था किस भाषा में लिखा हुआ क्या हुआ है। तो जब उसको उसकी फाइंडिंग्स की गई, उसकी शोध की गई कि ये क्या लिखा गया है, तो उसके प्रोसेस को क्या कहा गया, डेसिफरमेंट कहा गया। देखिए इसमें वर्ड यूज़ किया गया आपके लाइन में, डेसिफरमेंट। अब चलते हैं वो एक्चुअल कहानी पे या एक्चुअल घटना पे। रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। रोसेटा इजिप्ट के उत्तरी किनारा, नॉर्थ कोस्ट यानी किनारा होता है, कोस्ट यानी किनारा, समुंदर या नदी का जो किनारा होता है। तो इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट यानी उत्तरी किनारे पे रोसेटा नाम का एक टाउन है। टाउन यानी आप ये कह सकते हो एक शहर जैसा, लेकिन कंप्लीट बड़ा शहर तो नहीं कह सकते, एक छोटा कस्बा मान लो आप उसको। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, और वहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, एक इंस्क्राइब्ड स्टोन प्राप्त हुआ, यानी एक पत्थर प्राप्त हुआ जिसपे कुछ लिखा हुआ था, इंस्क्राइब्ड किया हुआ था, विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स। और उसके ऊपर क्या था, 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स में और अलग अलग 3 भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था। वो भाषाएं कौन सी थी, ग्रीक एंड 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन। एक तो भाषा थी ग्रीक और दूसरी इजिप्ट की 2 भाषाओं के प्रकार। इजिप्ट में भी अलग अलग भाषाएं चलती है, तो वहाँ की 2 अलग अलग भाषाओं के फॉर्म्स वहाँ पे उसमें पाए गए। Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in the little frame। जो लोग ग्रीक भाषा समझ सकते थे, जो विद्वान, स्कॉलर्स यानी विद्वान, जो विद्वान ग्रीक भाषा को समझ सकते थे, उन्होंने इसका पता लगाया और उन्होंने कहा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक फ्रेम के अंदर, यानी कि स्क्वायर फ्रेम बनाई गई और उस फ्रेम के अंदर राजा और रानी का नाम लिखा गया है, कॉल्ड ए कार्टोज। और उसको क्या नाम दिया गया, कार्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टोज कहते हैं, ठीक है। देन दे प्लेस्ड द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइंस साइड बाय साइड। फिर उन्होंने क्या किया, इजिप्शियन और ग्रीक साइंस को, यानी जो स्क्रिप्ट होती है लिखने की, उस साइन होती है, उसमें सिंबल्स होते हैं, तो इजिप्शियन लैंग्वेज के जो सिंबल्स थे और ग्रीक लैंग्वेज के सिंबल्स थे, उनको दोनों को साइड बाय साइड रखा, यानी एक दूसरे के बराबर में रखा और उनकी तुलना करी, उनमें कंपैरिजन करी, ठीक है। एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स फॉर विच द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड एज यू कैन सी, और आइडेंटिफाइड द साउंड, और उनकी
जो साउंड होती है वो पहचानने की कोशिश करी और उसको पहचाना। ठीक है, यानी जब उनको प्रोनाउंस करते हैं, उनको बोलते हैं, तो जो साउंड निकलती है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया लेटर्स की। ठीक है, एज यू कैन सी अ लॉयन स्टूड फॉर एल, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था लॉयन स्टूड फॉर एल एंड अ बर्ड फॉर ए। आई विल शो यू अगेन, let's see, this is the, here you can say L for lion and A word is used for bird. ठीक है, let's come forward. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. जब उनको एक बार पता चल गया कि इन लेटर्स का मतलब क्या है, एल लेटर का मतलब क्या है, ए लेटर का मतलब क्या है, या जो दूसरे लेटर्स इन्होंने यूज किए थे उस स्क्रिप्ट में उनका मतलब क्या है, उनका मीनिंग क्या है, तो फिर वो पूरी की पूरी जो लिखावट है, पूरा का पूरा जो इंस्क्रिप्शंस है, उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके साथ ही आपका ये लेसन क्या हो रखा है, आज कंप्लीट हुआ है। कल हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा और आपको इसको लर्न करने के लिए दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको आज एक इसकी पीडीएफ फाइल भेजूंगा जो आपको क्या करनी है, इसमें लर्न करनी है। ठीक है, और ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड आपको अगर इस लेसन में लगते हैं, जब आप लेसन रीड करोगे और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं जो आपको जिनका मीनिंग पता नहीं है, तो आप उनको वर्ड्स को क्या करना है, डिक्शनरी में उन वर्ड्स की मीनिंग को फाइंड आउट करना है। अगर आपको वो वर्ड्स डिक्शनरी में फाइंड आउट करने के बाद नहीं मिलते हैं, तो आप लोग वो वर्ड्स क्या कर सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख के मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं उन वर्ड्स को क्या करूँगा, आपको कॉमनली सभी बच्चों को सभी के सारे वर्ड्स मिला के आप वापस आपको उनको मीनिंग के साथ क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम कल लेक्चर में पढ़ेंगे।